नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रगल टू सेटिस्फैक्शन में। और मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे SGVN कंपनी के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी एक बेहतरीन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि नहीं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम लोग एनालिसिस करके आपको बताते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एसजीएफएन की ऑफिशियल साइट है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एसजीएफएन कंपनी करती क्या है। ये कंपनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का एक जॉइंट वेंचर है। इट्स अ मिनी रत्न कंपनी और ये कंपनी बहुत सारे एरियाज में काम करती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कंपनी ने अपने पूरे थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड पावर, सोलर पावर, पावर ट्रांसमिशन और कंसल्टेंसी का भी काम करती है। तो हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं कि ये कंपनी जैसे कि थर्मल पावर की मैं बात करता हूँ तो ये कंपनी जो है थर्मल में भी काम करती है। तो इसने अभी एक रिसेंट में एक प्रोजेक्ट बनाया है दैट इज योर बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और यदि मैं हाइड्रो की बात करता हूँ तो इसमें हाइड्रो में दो तीन प्रोजेक्ट्स जो है अभी ऑन गोइंग हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ऑपरेशन मोड में भी हैं। तो पावर प्रोजेक्ट्स में भी अच्छा खासा रोल है इस कंपनी का। तीसरा जो है विंड पावर है। विंड पावर में भी इसने दो प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया हुआ है। ये जो कंपनी है ये इंडिया में भी काम करती है और अब्रॉड में भी काम करती है फॉर लाइक नेपाल और भूटान के लिए। इनके साथ मिलकर भी ये कंपनी प्रोजेक्ट्स करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे विंड में इसने दो प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक महाराष्ट्र का है और एक आपका गुजरात का है। जो चौथा पॉइंट है इसमें सोलर पावर है, उसमें भी इन्होंने जो है काम किया हुआ है। गुजरात में कुछ एरियाज में इन्होंने सोलर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो है लगाए हुए हैं 5 मेगावाट के। इस तरीके से ये कंपनी जो है सोलर फील्ड में भी है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन का जो काम है इस कंपनी का नेपाल और भूटान के साथ एक टाई अप है और उनके साथ जो है ये पावर ट्रांसमिशन का जो क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन की जो लाइनें ये लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये लोग हैंडल करते हैं। नॉर जो लास्ट पॉइंट है वो है कंसल्टेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज अ कंसल्टेंट भी, क्योंकि ये जो कंपनी है इंडिया और अब्रॉड में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी बिड करती है। वहाँ के प्रोजेक्ट्स के लिए एज अ पीएमसी का भी काम करती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ओके, तो वहाँ से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। ये इन लोग की जो स्पेशलाइजेशन है जो कंसल्टेंसी में वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि हाईवे टनल्स और रेलवे टनल्स होते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस कंपनी की कुछ स्पेशलाइजेशन दी गई हैं जैसे कि रिवर बेसिन स्टडी, डिटेल सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन, जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। आप देख सकते हैं डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में भी ये जो है कंपनी काम करती है। और डैम सेफ्टी जो है, डैम सेफ्टी का भी ये लोग रिव्यू करते हैं। तो ये कंपनी जो है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वास्ट है और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या ये कंपनी फ्यूचर में हमें बेहतर रिटर्न्स देंगी कि नहीं। तो चलिए चलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कंपनी, ये मैं स्क्रीनर डॉट इन यूज़ कर रहा हूँ फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। और उसके लिए मैं आपको इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग भी जाके देख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है SGVN लिमिटेड। इसका जो मेन काम है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ द कंपनी के लिखा हुआ है, तो उसके लिए काम करती है और साथ ही साथ कंसल्टेंसी का भी काम करती है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो है पहला मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? देखिए मार्केट कैप जो है इसको यदि मैं टेक्निकल भाषा में बोलूँ तो जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं उसको आप करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मार्केट का कैप पता चल जाएगा। तो एक्चुअल में हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता क्या चलता है कि कंपनी का लेवल क्या है, जैसे कि कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप। तो यदि आपको ये चीज़ नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी कंपनी का यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल कैप कहलाती है। और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में आता है उसे हम लोग मिड कैप कहते हैं। और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर जाता है उसको बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। ये जो कंपनी है ये मिड कैप कंपनी है। इसका जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो 22 रुपीज़ 05
पैसा है। 52 वीक्स हाई और लो जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 27 रुपये 35 पैसा इसका हाई बना है और लो बना है 17 रुपये 15 पैसे। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे इस कंपनी के बारे में। नेक्स्ट जो है इसका एट्रीब्यूट है वो है बुक वैल्यू, दैट इज 29.97 रुपीज़। ओ, यहाँ तो बुक वैल्यू ज़्यादा है और करंट प्राइस कम है। हाँ, मतलब हमें जो स्टॉक है वो डिस्काउंट पे मिल रहा है। चलिए समझते हैं बुक वैल्यू होता क्या है। देखिए बुक वैल्यू क्या होता है, यदि मैं इसको टेक्निकल भाषा में बोलूँ तो बुक वैल्यू होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी। यदि शुद्ध लेमैन भाषा में बोलूँ, यदि मान लो कंपनी के सारे एसेट्स को बेचकर उसकी लायबिलिटीज को खत्म कर दिया जाए तो पर शेयर पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो है आपकी बुक वैल्यू। और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, सब कुछ बेचने बाचने के बाद आपको जो मिलेगा, जो पैसा मिलेगा एक शेयर पे, वो है 29 रुपीज़ 97 पैसा। ओके, लेकिन करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 22, तो इसका मतलब जो स्टॉक है वो डिस्काउंट पे मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एट्रीब्यूट को देखते हैं जिसका नाम है स्टॉक पीई रेशियो, जो कि दिख रहा है हमें 5.23। देखिए जब भी आप स्टॉक पी को देखते हैं तो जरूर उसको इंडस्ट्री पी के साथ कंपेयर कर ले। इंडस्ट्री पी से यदि वो ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड मान सकते हैं, और यदि कम है तो अंडर वैल्यूड मान सकते हैं। और जब भी कोई स्टॉक पी इंडस्ट्री वैल्यू से कम है या ज़्यादा है तो उसके पीछे का रीज़न पता करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं ये देख सकता हूँ कि इसका जो स्टॉक पी है वो 5.23 है और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो 9.20 है। तो ये जो है अभी अंडर वैल्यूड है क्योंकि इंडस्ट्री पी से कम है। और दूसरी बात आप देख सकते हैं इसका जो स्टॉक पी निकालते कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो करंट मार्केट प्राइस है 22.05, यदि उसको आप अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपको स्टॉक का पी मिल जाएगा। इसका मतलब आप जो है इस कंपनी के लिए 5 टाइम्स, 5 गुना ज़्यादा, इसकी अर्निंग पर शेयर से 5 गुना ज़्यादा दाम पे आप इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। ये बताता है स्टॉक पी। और कभी भी एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी स्टॉक के पी को देखकर यदि किसी ने आपसे कहा कि स्टॉक का पी 10 से कम है तो उस पर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, तो वो बहुत गलत है। ऐसा कभी ना करें। आप लोग कंपनी की पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस करें और उसके बाद ही अपने किसी डिसीजन पे आएँ। स्टॉक के पी को देखकर कभी भी किसी भी स्टॉक में निवेश ना करें। ओके, स्टॉक पी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में कम है, तो ये जो स्टॉक है वो अभी आपका अंडर वैल्यूड है। हम लोग अभी और आगे देखेंगे कि इसके फाइनेंशियल्स क्या क्या कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिविडेंड यील्ड। बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड यील्ड यहाँ पे दिख रही है, 7.71% है। अब ये डिविडेंड यील्ड होता क्या है, देखिए कंपनी जब भी प्रॉफिट अर्न करती है तो वो अपने प्रॉफिट को जो है अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, उसी को डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर अ कंपनी कि कंपनी आपको डिविडेंड पे करे। वो चाहे तो जितना भी प्रॉफिट उनको मिल रहा है वो दोबारा कंपनी के ग्रोथ में लगा सकते हैं। बट जैसे कि ये जो गवर्नमेंट कंपनी, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो डिविडेंड अच्छा खासा देती हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कंपनी भी 7.71% का डिविडेंड देती है, अच्छा खासा डिविडेंड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है उसे बोलते हैं ROCE, जिसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो उसी का एक और भाई है जो जिसको बोलते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ROCE और ROE का मैं आपको बता देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए, कि जिस कंपनी का ROCE जो है जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। ओके, ROCE और ROE। ROCE और ROE में क्या होता है, ROCE जो है उसमें हमें ये पता चलता है कि जो कंपनी है कितनी प्रॉफिटेबल है और कितनी एफिशिएंटली जो कैपिटल लगा है उसमें उसको यूटिलाइज कर रही है, वो बताता है ROCE। सेकंड होता है ROE। ROE क्या बताता है कि मैनेजमेंट कितना कैपेबल है इक्विटी के पैसे से इनकम जनरेट करने में। ओके, मैनेजमेंट क्या है, कितना कैपेबल है इक्विटी के पैसे को कन्वर्ट करके इनकम में बदलने में। तो ROE, हर कंपनी का ROE जो है एक आइडल वैल्यू मैं बोलूँ तो 15 to 20% जो है उतना तो होना ही चाहिए कंपनी का ROE। ओके, दूसरी बात ROCE और ROE दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो उसके फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ तो दिक्कत है, उसके फंडामेंटल्स में कुछ तो इश्यूज है। तो ये बात आप मान के चलिए, आपका ROCE 10% से ऊपर होना चाहिए,
ROE जो है आपका 15 से 20% होना चाहिए, या तो उससे ऊपर होना चाहिए, और दोनों ROCE और ROE के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस कंपनी का ROCE जो है 16% है अप्रॉक्स, और ROE जो है 13% है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस कंपनी के लिए ये एक प्लस साइन है कि ROCE और ROE जो है दोनों इसका अच्छा है। कंपनी जो है डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है और अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी का फेस वैल्यू देखते हैं। तो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो भी अच्छा है, 10 रुपीज़ है इस कंपनी का फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो होता है उसका यूज़ होता है डिविडेंड पे आउट के टाइम पे, जो है हमें डिविडेंड मिलता है वो फेस वैल्यू के ऊपर ही मिलता है। दूसरी बात, जब भी स्टॉक जो स्प्लिट होता है वो फेस वैल्यू पे ही स्प्लिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये 10 रुपये का फेस वैल्यू है तो 10 का 5 हो जाएगा, या 10 का 2 हो जाएगा, 10 का 1 होगा। तो जो स्प्लिटिंग भी होती है वो इस तरीके से होती है, 10 5 2 1। ओके, तो आप कभी भी देखिएगा तो फेस वैल्यू आपको यही नंबर्स में मिलेगा, 10 5 2 और 1 में। तो फेस वैल्यू का जो भी यूसेज है वो या तो स्प्लिटिंग के टाइम पे होता है, स्टॉक स्प्लिटिंग में, या तो फिर डिविडेंड पे आउट के टाइम पे ही होता है। इसका कुछ खास फाइनेंशियल यूज नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइस टू बुक वैल्यू। देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो आपका इसमें दिखा रहा है कितना है, 0.74 है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या बताता है? प्राइस टू बुक वैल्यू ये बता, यदि मान लीजिए आपका प्राइस टू बुक वैल्यू कम है, ओके, 1 से कम है, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो नियर अबाउट 1 है, बट 1 नहीं है। तो ये थोड़ा इसके लिए एक नेगेटिव बात है। ओके, सो प्राइस टू बुक वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो कहता है रिटर्न ऑन एसेट। तो हर कंपनी का ROA तो ज़्यादा ही होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है उसके एसेट से रेवेन्यू जनरेट करने हैं। मतलब जो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो बताता है ROA। तो किसी भी कंपनी का ROA जो है वो 10% से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो उसे बेहतर माना जाता है। तो इस कंपनी का ROA जो है वो अप्रॉक्स 10% ही है, 10% ही है एग्जैक्ट मान के चलिए। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है कि जो उसके एसेट्स हैं वो भी उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी के लिए। तो डेट टू इक्विटी जो है, किसी भी कंपनी में यदि डेट टू इक्विटी लेस देन 1 है तो उस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके लिए जो डेट टू इक्विटी है वो 0.17 है। इसका मतलब कंपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, कंपनी जो है आपकी बैंकरप्ट नहीं होगी। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब भी हम लोग किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि किसी भी कंपनी में यदि डेट टू इक्विटी रेशियो उस कंपनी का 1 से ज़्यादा है तो वो एक घातक साइन है आपके लिए। ओके, अवॉइड करें ऐसी कंपनी के लिए जिसमें डेट टू इक्विटी रेशियो जो है आपका 1 से ज़्यादा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज योर EPS, अर्निंग पर शेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी EPS की वजह से आपका स्टॉक का PE निकलता है। तो जिस कंपनी का EPS जितना ज़्यादा होगा उतना उसके लिए अच्छा है। तो EPS जो है वो बताता है कि कितना प्रॉफिटेबल है आपकी कंपनी, और जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा उतना ज़्यादा आपको डिविडेंड, उतना ज़्यादा डिविडेंड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि कंपनी का EPS साल दर साल क्या है, उसका ग्रोथ है। यदि कंपनी का EPS साल दर साल बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा पॉइंट माना जा सकता है। ओके, तो EPS भी कंपनी का ज़्यादा होना चाहिए, बट इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये साल दर साल कितना बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो आता है, आप देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर डेट। डेट तो है इस कंपनी के ऊपर नियर अबाउट 1997 करोड़, 1997 करोड़ का डेट है, बट डेट टू इक्विटी रेशियो इसका बहुत कम है। तो होप सो ये कंपनी जो है अपने डेट को उतार भी लेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रमोटर होल्डिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं 86.77% की प्रमोटर होल्डिंग्स है, बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग्स है। मैं तो वो सभी कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में रखता हूँ जिनके प्रमोटर होल्डिंग 50 से अबव रहती हैं। प्रमोटर होल्डिंग ये बताता है कि कंपनी के मालिक की उसके खुद के बिजनेस में कितना विश्वास या कितना इंटरेस्ट है। अब जैसे कि ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है तो इसमें वो फैक्टर तो लागू होता नहीं है, बट ये है कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है इसमें कि एक
प्रमोटर होल्डिंग्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग हुई है, मतलब प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो इसमें कम हुई है। बट क्यों कम हुई है वो हम आगे देखेंगे आगे के एनालिसिस में, और कुछ ज़्यादा कम नहीं हुई है। सेकेंड बात जो इसमें आती है प्लेज परसेंटेज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के शेयर्स को प्लेज तो नहीं रखे किए गए हैं। तो इस कंपनी के शेयर जो है बिल्कुल प्लेज नहीं किए गए हैं। कंपनीज की ऐसी स्थिति नहीं आई है कि उन्हें अपने शेयर्स को गिरवी रख के पैसा इकट्ठा करने की जरूरत पड़ी हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए कि प्रमोटर होल्डिंग्स भी अच्छी हैं, कंपनी के शेयर्स प्लेज नहीं है, रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, फेस वैल्यू अच्छी है, स्टॉक का पी कम है, आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है, और हमें डिस्काउंटेड रेट पे ये मिल रहा है। ओके, तो यहाँ तक आपने देखा कि कंपनी जो है अच्छी खासी चल रही है। ओके, अब हम लोग उसके आगे देखते हैं कि क्या ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में यदि इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस आते हैं तो क्या ये उसको पूरा कर पाएगी कि नहीं। तो हम देखते हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो। जैसे कि आप देख सकते हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों जो है इसका 3 के करीब है, 3.5 के करीब है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इनका करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि करंट रेशियो ये बताता है या क्विक रेशियो ये बताता है कि शॉर्ट टर्म की जो ऑब्लिगेशंस है उसको क्या ये कंपनी डील कर पाएगी कि नहीं, और ये बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगी, इनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। उसके बाद हमारा आता है इंटरप्राइज वैल्यू। अब आपकी इसकी इंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 8,307 करोड़ है। अब ये इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है, इंटरप्राइज वैल्यू वो वैल्यू होती है यदि कोई इस कंपनी को खरीदना चाहे तो ही हैज टू पे दिस मच अमाउंट, उसे इतना पैसा देना पड़ेगा। तो इंटरप्राइज वैल्यू जो होती है उसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें मार्केट कैप में हम लोग डेट और माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर्स को जोड़ते हैं और उसको कैश एंड इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देते हैं, तो जो भी वैल्यूज आती है वो उसकी इंटरप्राइज वैल्यू होती है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका जो डेट है वो 1997 करोड़ का है और मार्केट कैप जो है इसका करीब 8,500 करोड़ का है। तो इट ऑलमोस्ट 9,000 के ऊपर चले आता है। तो इनके पास पक्का कैश होगा तभी इसकी इंटरप्राइज वैल्यू जो है इससे कम आ रही है। तो इस कंपनी के पास कैश भी है। देखिए आप उसको आपको दिख जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखिए 1,656 रुपये है। तो इसकी इंटरप्राइज वैल्यू आप लोग भी निकाल सकते हैं, बट इतना ज़्यादा टेक्निकल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि हाँ इसकी इंटरप्राइज वैल्यू जो है यदि कोई इसे खरीदना चाहे तो ही हैज़ टू पे 8,307 करोड़ रुपीज़। फाइनेंशियल एनालिसिस में जो हमारा लास्ट जो एट्रीब्यूट हम देख रहे हैं वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और ये जो एट्रीब्यूट है इसके ऊपर बैंक्स जो होती है उनकी बहुत अच्छी खासी नज़र होती है कि कंपनीज का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। एक आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो 3 के ऊपर होना चाहिए, और इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी के लिए लोन पाने में आसानी हो जाती है। तो बैंक्स उन कंपनीज को लोन देती है जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 के ऊपर होता है। तो ये कंपनीज जो है अपने इंटरेस्ट को अच्छा खासा मतलब मैनेज करती है कि वो लोग इजीली अपने इंटरेस्ट को चुका पाते हैं। तो बैंक्स के लिए भी इजी हो जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी कंपनी उनके लोन्स को चुका पाएगी कि नहीं। सो यहाँ तक हमने इसके सारे एट्रीब्यूट्स को देखा, और इसके एट्रीब्यूट्स को देखने के बाद मैं इसको समराइज करूँ तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बहुत अच्छा खासा डिविडेंड देता है, आरओसी, आरओई और आरओए तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस कंपनी की। डेट टू इक्विटी भी इसका कम है, खाली प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो थोड़ा कम है, बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग्स भी अच्छी हैं, इसके जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को भी ये अच्छे से पूरा कर देगा, और इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी एक बेहतरीन कंपनी हो सकती है फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। अब इस पर ठप्पा लगाने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए हम इसके और भी जो पैरामीटर्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेयर कंपैरिजन के लिए और देखते हैं कि ये कंपनी अपने फेलो कॉम्पिटिटर के साथ किस तरह से compete करती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये पेयर कंपैरिजन का फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेम इंडस्ट्री की जो और भी कंपनीज हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, एनटीपीसी, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, एनएचपीसी का हमने वीडियो लास्ट टाइम बनाया था।
आप चाहते हैं इस कंपनी में निवेश करना तो आप इसका फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं। ओके, और जो हमारी टोरेंट पावर है, अदानी पावर है, और लास्ट में हमारा है SGVN। तो अब हम लोग चालू करते हैं इसका एनालिसिस, उसका कंपैरिजन कि क्या किस तरीके से ये कंपनी स्टैंड कर रही है। तो जैसे कि आप करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं 22 रुपीज़ का है, सिमिलर टू NHPC के करीब है। ओके, मार्केट कैप जो है इसका 8,000 करोड़ का है। आई थिंक सबसे सस्ता मार्केट कैप जो है इसका अभी यही है। उसके बाद जो है आपका डिविडेंड यील्ड देखिए, सभी कंपनियों में से सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का है। तो मेरे जितने भी रिटेल निवेशक हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना पैसा एक जगह लगा दें और भूल जाए और हमें जो है टाइम टू टाइम डिविडेंड रिसीव हो जाए, तो ये कंपनी इन सभी कंपनियों में से एक कंपनी हो सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका ROCE जो है बाकी सभी कंपनियों के मुकाबले इसका ROCE सबसे ज़्यादा है। इसका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी बाकी सभी कंपनियों में से सबसे ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है बाकी सभी कंपनियों में से सबसे कम है। सो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है इस कंपनी के लिए। ये अभी तक फिलहाल तक के कंपैरिजन में, इसके पीयर कंपैरिजन में सभी कंपनियों में से अच्छी साबित हो रही है। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी बेहतर है, उतना भी खराब नहीं है, ऑन एन एवरेज है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में। ओके, इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी आप देख सकते हैं, उतना खराब नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही है। ओके, नाउ इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो थोड़ा कम है। ओके, पी जो है इसका 5.22 है, सस्ते दाम में मिल रहा है, अंडर वैल्यूड है। प्रमोटर, इसकी प्रमोटर होल्डिंग जो है सभी जो इसके पीयर कंपैरिजन में जितने भी शेयर कंपनीज हैं सभी में से इसका प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, और जो डेट है इसका सबसे कम है। इसके पीयर कंपैरिजन में, इसके फेलो कॉम्पिटिटर्स में से इसके ऊपर सबसे कम डेट है। तो ओवरऑल यदि मैं इसको एक रेटिंग दूं तो आप मान के चलिए आउट ऑफ 100 मैं इसको 90 रेटिंग दूंगा, 90 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 100 में इसको। सो ये एक अच्छी कंपनी बन सकती है इन फ्यूचर, आपको अच्छे खासे डिविडेंड के साथ अच्छी खासे रिटर्न देख सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मार्केट में जिस तरीके से इंडियन कंपनीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कंपनी एक बेहतर विकल्प आप लोगों के लिए बन सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में और समझते हैं कि ये कंपनी कितनी प्रॉफिट बना रही है साल दर साल। जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आती हैं, हमें उतने ज़्यादा टेक्निकल डीप में नहीं जाना है, बट मैं आपको इसका एक निष्कर्ष बता देता हूँ कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो आप ये जरूर देखिएगा कि उसके सेल्स और प्रॉफिट पैरेलली चल रहे हैं कि नहीं। तो जैसा कि आप इस कंपनी में देख सकते हैं, इसका जो सेल्स है वो साल दर साल बढ़ा है और जो प्रॉफिट है वो भी साल दर साल इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013 में बढ़ा, 1052 करोड़ था, फिर 2014 में बढ़ा, उसके बाद 2015 में बढ़ा, उसके बाद फिर से हल्की सी गिरावट आई, 2200 करोड़ की गिरावट आई, फिर इंक्रीज हुआ, फिर गिरा, फिर बढ़ा, एंड फिर फाइनली बढ़ा। तो यहाँ पे देखिए सेल्स के साथ साथ इसमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस आ रही है। सेल्स तो कंटिन्यूस हो रही है बट इनको मतलब सामान तो बिक रहा है, बट आई थिंक लग रहा है सामान जो है कोई उधारी में खरीद के लेके जा रहा है। ओके, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि इनको जो सामान जो मतलब इन लोग जो सेल कर रहे हैं उसको तुरंत कैश नहीं मिला, मतलब इनके जो डेटर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो कोई बात नहीं, कंपनी में सेल्स भी अच्छी है, प्रॉफिट भी अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा बना रही है आफ्टर टैक्स। ओके, इसकी आप देख सकते हैं जो इनकी अदर इनकम है वो भी बढ़ रही है। अदर इनकम भी आप देखिए, अदर इनकम जो हो सकती है वो भी आप देख सकते हैं वो बढ़ रही है साल दर साल, वो उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ है। जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट ऑन एवरेज 75% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो इसका अर्निंग पर शेयर, मैंने पिछले एनालिसिस में आपको बताया था कि ईपीएस जो है वो हमें देखना पड़ता है कि साल दर साल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो आप देखिए इसका ईपीएस जो है वो साल दर साल इंक्रीज हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी एक ग्रोइंग स्टेज में आ रही है। सेकंड जो आप देखिए डिविडेंड पे आउट, इसका डिविडेंड पे आउट भी इंक्रीज हुआ है साल दर साल। तो ये भी एक अच्छी बात है कंपनी के लिए कि कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रख रही है विद द डिविडेंड पे आउट। ओके,
तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें ये तो समझ में आ गया कि कंपनी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। दूसरी बात, इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और जो अदर इनकम है वहाँ से भी इनका पैसा आ रहा है, और जो इनका कोर इनकम है वहाँ से भी, कोर बिजनेस जो है या कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फिर कोर एक्टिविटी जो है वहाँ से भी पैसा ये लोग कंटिन्यूअसली बना रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से देख के तो ये लग रहा है कि कंपनी का जो है प्रॉफिटेबल कंडीशन में कंपनी है। आगे हम देखते हैं इसकी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से जानने की कोशिश करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। तो जैसे कि कंपनी के जो शेयर कैपिटल है वो आप देख सकते हैं 2013 से 2017 तक शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहे हैं। उसके बाद जो है शेयर कैपिटल डिक्रीज हुआ है। शेयर कैपिटल डिक्रीज होने के दो रीजंस होते हैं, या तो शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया हो या तो कंपनी ने शेयर्स को वापस ले लिया हो। तो दोनों केस में अच्छी बात है कि कंपनी ने जो है, कंपनी को उसमें मतलब खुद के ऊपर भरोसा है, तभी कंपनी जो अपने शेयर्स को बाय बैक करती है। सेकंड आप देख सकते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स आप देखिए, इनके रिजर्व्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ओके, साल दर साल जो है इनके रिजर्व भी बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात इस कंपनी के लिए ये है कि इस कंपनी के ऊपर जो कर्जा है इन्होंने साल दर साल उस कर्जे को कम भी किया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है इस बारे में भी सोच रही है, अपने बोरोइंग्स जो उन्होंने ले रखी है उसको भी वो लोग कम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है और अपने बोरोइंग्स को कम भी कर रही है। कंपनी के आप देख सकते हैं फिक्स एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग मशीनरी एंड लैंड एंड ऑल, तो वो भी आप देखिए साल दर साल उनमें भी ग्रोथ है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है इन सब चीज़ों में भी अपने पैसे को लगा रही है। इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो आप इनकी इन्वेस्टमेंट भी साल दर साल इंक्रीज हुई है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है अपने कैपिटल को यूटिलाइज कर रही है, उसको और चीज़ों में पैसे लगा भी रही है। ओके, तो यहाँ पे से बैलेंस शीट भी देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है बहुत ही अच्छी है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल है, पैसों का अच्छा खासा यूज़ कर रही है, अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है, अपने कर्जों को ख़त्म करते जा रही है, और अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है। तो आपने देखा होगा ROCE, ROE और ROA, इस कंपनी का तीनों चीज़ बहुत अच्छा है। तो बैलेंस शीट से हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। अब ये देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि कंपनी जो है उसमें कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। तो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम लोग कैश फ्लो का एनालिसिस करते हैं तो हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे। मैंने इसका एक क्रक्स निकाला हुआ है कि यदि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी पॉजिटिव है तो वो दैट इज गुड फॉर द कंपनी है, और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी नेगेटिव है, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द कंपनी है। तो दोनों केस में जो कैश फ्लो आप देख सकते हो कंपनी में अच्छा है, कंपनी जो है स्टेबल है, अच्छा खासा प्रॉफिट जो मतलब प्रॉफिट नहीं मतलब कैश जो है आ भी रहा है और जा भी रहा है, अच्छी तरीके से कैश का यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके रेशियोज के बारे में। तो ROCE देखिए आप, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है इसका ROCE। ओके, ROCE इसका 10% से हमेशा से 10% से ज़्यादा ही रहा है। डेटर डेज की बात करते हैं तो शुरुआती दौर में इसके जो डेटर डेज थे वो बहुत ज़्यादा थे, और अभी रिसेंट टाइम में मार्च 2019 तक इसके डेटर डेज कम हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए डेटर क्या होता है, डेटर मतलब मेरे को जिससे पैसा मिलने वाला है, यदि उसकी अवधि कम होगी तो मेरे को कम समय में पैसा मिल जाएगा, मेरे मेरे से जिसने उधार में सामान लेके गया है वो मेरे पैसे मेरे को वापस मिल जाएंगे। मतलब सेल्स तो मेरी हो गई है बट मेरे प्रॉफिट आने में 38 डेज 47 डेज इतने दिन लग रहे हैं। तो दैट्स वाई आपने देखा होगा इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स तो बढ़ रही थी बट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन आ रहा था। तो इस कंपनी के डेटर डेज भी कम हुए हैं, बहुत अच्छी बात है ये कंपनी के लिए। सेकंड आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो भी आपको, इसका इन्वेंट्री टर्नओवर देखिए, जिस कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादा होगा इसका मतलब उसकी सेल्स उतनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा सामान बिकेगा उतना ही अच्छा उसको मतलब उसको प्रॉफिट होगा, तो जितना सेल्स होगा तभी प्रॉफिट होगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हमारे लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो जून 2020 में 86.77% है। उसके बाद जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी, उनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है दैट इज 3.14%। यहाँ पे प्रमोट जो होल्डिंग्स है
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वो उसमें थोड़ी गिरावट आई है। मे भी उसका कारण हो सकता है कोरोना। आप देख सकते हो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उसमें भी गिरावट आई है, 0.30% की कुछ गिरावट आया, 0.30 की कुछ गिरावट आई है। तो ये हो सकता है कोरोना इसका रीज़न हो सकता है, क्योंकि उससे पहले इसमें ग्रोथ ही दिख रही थी, मार्च तक तो इसमें ग्रोथ ही दिख रही थी। एंड सेकंड जो मार्च के बाद का जो क्वार्टर है उसमें थोड़ी सी गिरावट, उसका रीज़न कोरोना हो सकता है। जो पब्लिक है, आप देखिए पब्लिक जो इसमें शेयर होल्डिंग है वो दिन मतलब हर साल हर क्वार्टरली इसमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ती ही जा रही है। लोग इस शेयर को एक्यूमुलेट करके रख रहे हैं, क्योंकि दे नो ये कंपनी जो है बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड देती है, तो और क्या चाहिए। इतने कम रुपए में यदि आप 1000 शेयर भी खरीद के रख लेते हैं आप, तो आपको अच्छा खासा इसका डिविडेंड यील्ड मिलेगा। ओके, एक बार लगाइए और भूल जाइए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो ये जो चार्ट है मैं आपको इसका चार्ट लगा के दिखाता हूँ अपस्टॉक पे। मैं जो चार्ट देखता हूँ वो अपस्टॉक पे देखता हूँ, और यदि आप भी चाहते हैं अपस्टॉक में अपना अकाउंट खोलने के लिए तो मैं अपस्टॉक का लिंक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ओके, और आप लोग को यदि यहाँ तक जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हमारा जो फ्री का टेलीग्राम चैनल है, कोई पेड चैनल नहीं, कोई प्राइवेट चैनल नहीं, सब कुछ फ्री है, सभी के लिए फ्री है ना। कोई इसमें पार्शलिटी वाली कोई बात नहीं कि जो पेड लेगा हम उसको अलग नॉलेज देंगे और जो अनपेड है उसको अलग नॉलेज। पूरा टेलीग्राम चैनल फ्री है। हम जो एनालिसिस करते हैं वही एनालिसिस उसमें भी डालते हैं, आपको इक्वली बेनिफिट होने वाला है। बट हाँ, एट द एंड एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो को देखकर आप लोग कभी भी ट्रेडिंग ना करें, कोई स्टॉक को ना खरीदें। खरीदने से पहले या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, या तो फिर खुद उस स्टॉक के ऊपर अच्छी खासी रिसर्च करें। मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बनाता हूँ, और आप लोग इस चीज़ को पढ़िए, पढ़ने के लिए इसको यूज़ करें। ओके, और उसके बाद यदि आपको जब कॉन्फिडेंट आ जाएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में और आपके खुद के एनालिसिस में, तभी आप ट्रेड करें। ओके, अदरवाइज ट्रेड ना करें, और करना भी है ट्रेड तो पेपर ट्रेड करें। ओके, तो जिससे आपका कैपिटल सेव रहे। मेरा मेन मकसद यही है कि आपका कैपिटल सेव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो पैसा लगाया वो पूरा डूब जाए। ओके, तो इसको इस वीडियो को एज अ एजुकेशनल पर्पस ही लें। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा अपस्टॉक में निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, और इसमें मैंने जो है कुछ स्टडीज़ में जाके मैंने जो है कुछ इंडिकेटर्स लगाए हैं, जिसमें कि वीवैप है, मूविंग एवरेज है 20, 50, 200, और वॉल्यूम का चार्ट लगाया है। ओके, बट वॉल्यूम तो इसमें दिखता नहीं है निफ्टी में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी जो है आज की डेट है 5/8/2020, और निफ्टी जो है आप देख सकते हैं मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। और निफ्टी अभी कुछ दिनों से कब से चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी जो चल रहा है 27/2020 से, मतलब 20 जुलाई से निफ्टी पूरा अगस्त 5 तक एक रेंज में चल रहा है, मतलब 11,300 और 10,900 इस रेंज में जो है निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। यदि इन 11,300 के ऊपर गया तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, और 10,900 के नीचे गया तो बहुत अच्छा खासा नीचे जाएगा, मतलब बियरिश हो जाएगा। 10,900 के नीचे बियरिश हो जाएगा, और 11,300 के ऊपर बुलिश हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि निफ्टी कहाँ पे ब्रेकआउट देता है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ SGBN का चार्ट। ये मैंने SGBN का चार्ट जो है अपस्टॉक में ही खोल दिया है। यहाँ पे यदि मैं इसका सपोर्ट ड्रॉ करूँ तो ये जो स्टॉक है 23 रुपये पे इसका रेजिस्टेंस है, और इसका बॉटम में जो इसका रेजिस्टेंस आपको मिलेगा पहला, वो आपको मिलेगा 21 रुपये पे। तो मेरी सलाह ये है, ओके, कि ये मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि यदि ये स्टॉक आपको 21 रुपये 80 पैसे पे, 21 रुपीज़ 80 पैसे पे यदि आपको मिलेगा तो आप इसको खरीदिए। और इसका जो सेकंड सपोर्ट आता है, जो सेकंड सपोर्ट है वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा 20 रुपये 80 पैसे पे।
सो पहला परचेज आपका होना चाहिए, फर्स्ट बाय जो आप करोगे वो होगा 21 रुपीज़ 70 पे फर्स्ट बाय करेंगे। मैं एक बार यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सो आपका जो पहला बाय होगा 21.75 पे, सेकंड बाय आपका होगा 20.89। ओके 20.89, थोड़ा सा इसको, ओके 20.89 एंड द थर्ड बाय विल बी योर 20.30। इन लेवल्स पे आता है तो आप इसमें खरीदारी करिए और इस स्टॉक को होल्ड करके रखिएगा। ओके, तो ये स्टॉक जो है अच्छा खासा डिविडेंड देता है, पैसा लगाइए और भूल जाइए, बट ऐसा भी नहीं करना है बिल्कुल ही भूल गए। टाइम टू टाइम उसको चेक करना है कि स्टॉक में क्या मूवमेंट आ रहा है, टाइम टू टाइम इकोनॉमिक्स न्यूज़ को पढ़ना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए स्टॉक मार्केट में खाली पैसा लगा के छोड़ना ही नहीं होता है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है। ये कोई लक का गेम नहीं है, लक भी होता है तो एक बार दो बार ही चलता है, अदरवाइज इट्स अ प्योर साइंस, प्योर स्टडी। ओके, पूरा इसमें लॉजिक लगता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है इसके लिए। और जो लोग चाहते हैं इसमें पढ़ना है, आपको अपना कैरियर बनाना है, पढ़ना चाहते हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, आप लोग 11th क्लास की अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी, 11th 12th की अकाउंट्स, 11th 12th की बिजनेस स्टडी और 11th 12th की इकोनॉमिक्स जो है उसको आप पढ़ लीजिए, आप लोग को अच्छा खासा ज्ञान शेयर मार्केट में हो जाएगा। ओके, उसके बाद ही आप लोग किसी कोर्स वोर्स के लिए जाइए, बट बिफोर दैट इफ यू वांट टू कम टू स्टॉक मार्केट, गो एंड रीड क्लास 11th कॉमर्स बुक्स, पूरा स्टॉक मार्केट का ज्ञान आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैंने जो वीडियो बनाया है SGBN का, और यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, और हम लोग जो अगला वीडियो बनाएंगे, मैंने जो स्क्रीनर में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी तक हमने 2 वीडियो बना दिए हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस के, गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर मैं बना रहा हूँ, और ये जो आज है वीडियो वो SGBN वो तीसरा वीडियो है। अगला वीडियो हमारा होगा NBCC के ऊपर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।